से बीच में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। तो आपको इतना याद रखना है, किस राष्ट्रकूट शासक ने करा था, प्रतिहार वंश के जो शासक थे उसको। तो ये थे गोविंद तृतीय। उनका नाम क्या था भैया? गोविंद तृतीय। देखो कल ही मैंने बताया था, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो, कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग। और उसकी कैपिटल क्या थी? मान्यखेत। क्या थी कैपिटल? मान। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। देखो आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बेस्ट गाइड। ये इसमें बेस्ट कंटेंट है, आप देख लीजिए। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके लिए गागर में सागर भर देगी। 60,000 पदों में से एक पद अपना सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही आप इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। बुक कुछ इस तरीके की है, तो जरूर खरीदिए बुक और अपना एक पद सुनिश्चित कर लीजिए। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। ये बिंबिसार जो है ना वो हर्यक वंश वाला है, और वो बिंदुसार जो है ना वो कौन से वाला है? मौर्य वाला। कौन से वंश वाला है? मौर्य वाला। तो जो क्लियर ही क्वेश्चन क्लियर करें कि बिंबिसार बिंदुसार दोनों वाला, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि बिंबी और बिंदु दोनों दे दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने। तो बिंदु मौर्य का और बिंबी हर्यक वंश का। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी बहुत बार आ चुका है। ये था कृष्ण तृतीय। नाम क्या था उनका? कृष्ण तृतीय। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक का नाम है कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। जो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं, कई जगह आप औरंगाबाद घूमने जाएंगे तो आपको ये मिलेंगी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने। किसने की थी? तैलप द्वितीय ने कल्याणी का जो चालुक्य वंश था उसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी भैया? तैलप द्वितीय ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वातापी के चालुक्य वंश की। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी राजा जयसेन ने। किसने करी थी? राजा जयसेन ने। पुलकेशिन प्रथम, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की बहुत शाखा थी, उनमें से एक वातापी वंश है, उसका था पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? देखो वेंगी आ गया। अब चालुक्य वंश की आप पढ़ेंगे ना शाखाएं, वातापी, वेंगी और भी है कल्याणी, तो उनमें आपका नाम एक मिलेगा विष्णुवर्धन। लेकिन चालुक्य वंश का एक ब्रांच थी वेंगी, उसका था विष्णुवर्धन। क्या था? विष्णुवर्धन। चोल तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो एसएससी या अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट इतनी बार पूछोगे। देखो ये विजयालय लिख दिया, एक्चुअली वो क्या है? विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक क्या था? विजयालय था। अब आपने सुना होगा सेंगोल, आपने एक नाम सुना होगा सेंगोल। जो नई संसद बनी है ना, तो उसमें मोदी जी ने देखो उनके हाथ में एक सेंगोल मिला होगा। तो वो जो सेंगोल है ना वो किस वंश से ही है? चोल वंश से ही है सेंगोल। दक्षिण का एक बहुत प्रतिष्ठित साम्राज्य था चोल वंश। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर। कहाँ थी? तंजावुर। तंजावुर है चोल वंश की राजधानी। क्या है? तंजावुर। तो आपको एक तो विजयालय याद रखना संस्थापक, और सेकंड थिंग राजधानी जरूर याद करना है। परंतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के शासक थे? चोल वंश के। एक तो पारंतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश के राजा थे। तंजावुर कहाँ? ये भी बहुत बार आया है। तो तंजौर का है ना राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो है राजराज प्रथम ने कराया था। आप जब भी पढ़ोगे ना बहुत बार आपको हिस्ट्री में ये क्वेश्चन मिलेगा। तंजौर का राजराजेश्वर शिव का मंदिर है, ऑब्वियसली भगवान शंकर का मंदिर है, तो राजराज प्रथम है, उनका ही राज है पूरी दुनिया में। तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग। देखो एक तो विद्यालय को हम बोल देते हैं साला, और उसकी जगह को हम जो उपयोग कर रहे हैं उसका भोग कर रहे हैं, तो साला भोग। तो चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को हम बोलते थे साला भोग।
चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। देखो, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, चोल वंश की राजधानी तंजौर और चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। इनको याद रखना, राजेंद्र तृतीय, विजयालय, राजधानी तंजौर और अंतिम राजा थे राजेंद्र तृतीय। देखो, हिस्ट्री की खास बात है ना, हिस्ट्री पढ़ते हुए याद रखना, हिस्ट्री ना आराम से पढ़ी जाती, कभी भी हिस्ट्री को फास्ट पढ़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि चीज़ें दिमाग में ना बैठ जाना चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट के थ्रू। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो याद तो हो जाएगा, 2 मिनट पर भूल जाओगे। इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ी जाती है बिल्कुल आराम से, शांत दिमाग से, समस्याओं को साइड में रखते हुए। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चोल काल में सोने के जो सिक्के होते थे उनको बोलते थे कलंजू, 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 कलंजू। तो चोल काल में सोने के, देखो ऐसे याद कर लो, कलंजू से बना लो अंजू। तो अंजू ने क्या है, चोल काल के सोने के सिक्के चुरा लिए थे। तो वो सोने के सिक्के को क्या अंजू ने चुरा लिए, तो चोल काल के जो सोने के सिक्के उनको बोल दिया हमने कलंजू। क्या बोल दिया? कलंजू। ये तो बहुत बार आई है। आप ना नटराज प्रतिमा आपने कई बार देखी होगी, तो नटराज की प्रतिमा वो आपने कई बार लोगों भी देखा होगा। तो नटराज की प्रतिमा है ना फेमस, वो चोल काल से ही है। किस साल से? चोल काल। अभी जो हमारे यहाँ G20 समिट हुई थी ना, तो एक बहुत बड़ी नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी का ये कॉन्सेप्ट है कि दक्षिण को उत्तर से और पूरब को पश्चिम से जोड़ना। क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे दक्षिण राज्य कहीं ना कहीं भारत का अंग जरूर है, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को हिंदी भाषी राज्यों से अलग मानते हैं। इसलिए मोदी जी का एक सबसे अच्छा योगदान यही है कि वो दक्षिण को उत्तर से जोड़ रहे हैं। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। क्या कहलाते थे भैया? अलवार। तो चोल काल में जो विष्णु जी के उपासक थे उनको क्या बोलते थे? अलवार। आपने समुद्रगुप्त का भी नाम सुना होगा गुप्त वंश में, पर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त आपने पता होगा वीणा बजाते हुई उनका एक मूर्ति बड़ी फेमस है, उनने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा स्थापित करवाई थी। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते? नयनार। तो चोल काल में जो शिव के उपासक थे उनको बोलते थे नयनार, नयनार। ये भी बहुत बार आया क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। देखो, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, लेकिन पाल वंश का प्रतापी राजा, जब भी पूछे कौन सा राजा? प्रतापी, तो धर्मपाल का याद रखना। क्या याद रखना? धर्मपाल। आपने विक्रम विश्वविद्यालय जरूर पढ़ा होगा बिहार में, तो बताना विक्रम विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। मुंगेर मतलब बिहार, एक्चुअली मुंगेर क्या है यहाँ पर है? बिहार। तो पाल वंश की राजधानी क्या है? मुंगेर। मुंगेर आपने सुना होगा बिहार में एक जगह है। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल और नयपाल किस वंश के थे? पाल वंश। लेकिन पाल वंश का संस्थापक थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? गोपाल। लेकिन प्रतापी राजा हमने क्या पढ़ा है? धर्मपाल। ये आ गया। देखो, जो मैं पूछना वाला था ना वो क्वेश्चन यही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने कराई थी विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना। ओदंतपुरी, बिहार के प्रतिष्ठित बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। तो ओदंतपुरी बिहार में है और वहाँ पर बौद्ध मठ, वैसे आपने गया पढ़ा होगा, गया बिहार में बौद्ध धर्म से रिलेटेड है गया। तो ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल। तो ओदंतपुरी। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म। देखो, कहीं ना कहीं आपने गया पढ़ा होगा बिहार में, बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। तो जो पाल वंश पे के अनुयायी किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। नाम भले ही हिंदी हो, लेकिन वो किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दे दी? कितना अच्छा क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दे दिए? उसका नाम है देवपाल। उसका क्या नाम भैया? देवपाल ने 5 गांव दे दिए थे दान में कि एक बौद्ध विहार बनाओ नालंदा में। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? आपको पता होगा, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही अरब सबसे पहले भारत में आक्रमण किए थे।
किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध पर किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो 712 में अरब भारत में आए। देखो एक्चुअली आप जब पढ़ोगे ना तो अरब आए भारत में 712, और 712 में आप जब पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत काल तो बहुत पहले अरब आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जड़ जमाने लगे। और उनका मेनली मकसद क्या था पता है? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारत को लूटना। भारत के मंदिरों में क्या था? इतना पैसा है, तो उनका मेनली मकसद ये था कि पैसे को लूटना। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? ये सिंध लिखा है, ये क्या लिखा हो भाई? सिंध। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर के ऊपर तो आक्रमण किया था अरबों ने। 932 में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना करी? अल्पतगीन। अल्पतगीन आप पढ़ोगे ना, किसका दामाद किसका गुलाम है। जब आप हिस्ट्री को हम ध्यान से ना, अभी तो हम क्या आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाएंगे ना पूरा का पूरा अरब कैसे आए, मतलब कैसे आक्रमण किया, किसका शासन था, किसका दामाद किसका गुलाम, चाचा भतीजा कौन कौन शादी कर लेता था, तो वो क्वेश्चन एक नॉर्मली है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन हुआ करता था? जयपाल। जो आपको याद रखना है, जब भी प्रथम तुर्क आक्रमण था उस समय पंजाब का शासक कौन हुआ करता था? जयपाल का नाम याद रखना है। सुबक्तगीन कौन था? तो सुबक्तगीन का नाम याद रखना, वो अल्पतगीन का क्या था? गुलाम भी था और दामाद था। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है। सुबक्तगीन कौन था? तो सुबक्तगीन अल्पतगीन का दामाद भी था और गुलाम भी था, सुबक्तगीन। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था भैया? सुबक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। किसका पुत्र था? सुबक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। आपने याद भी होगा कि इसने 17 बार आक्रमण किए, और मेनली मकसद तो पता ही होगा, कौन सा मंदिर लूटना है, पता ही होगा। महमूद गजनवी ने पंजाब के शाही शासक जयपाल पर कब आक्रमण किया था? 0 ईस्वी होगा, देख लेना, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। महमूद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया हुआ था? 17वां आक्रमण। देखो इसका ये मेनली आक्रमण है, 17 बार तो महमूद गजनी कर रहा है। वो 17वां आक्रमण क्या है? 1027 है। क्या है? देखो यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हो गए थे 17वां आक्रमण में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी किसके दरबारी कवि थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी ये सब महमूद गजनवी के दरबारी थे। देखो क्या होता है, आपने ध्यान से सुना होगा, जिसके दरबार में जो कवि रहते हैं ना, वो उनका अच्छा अतिशोक्ति वर्णन कर देते हैं। अतिशोक्ति वर्णन करने से क्या होता है, वो एक तरीके से इतिहास में छा जाते हैं, क्योंकि इतिहास पहचानने का मेनली मकसद, अब पहले तो इंटरनेट था नहीं, बुक्स थी, बुक्स में जो लिख दिया आजकल लोग वही मान लेते, क्योंकि उनके दरबारी कवि अपनी उनकी राजाओं की बहुत ज़्यादा अतिशोक्ति वर्णन। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी ये सब महमूद गजनी। अब देखो गजनी, गजनी से मूवी याद आ गई, कौन कौन गजनी है, मतलब पगला है। अलबरूनी है, फिरदौसी है, उतवी है और फारूकी, ये सब के सब क्या है भैया? महमूद गजनबी के दरबारी कवि। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? 30 ईसा पूर्व या 30 ईस्वी याद रखना। 30 ईस्वी में महमूद गजनबी की क्या हो गई थी भैया? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक हम ये क्वेश्चंस को करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को एक साथ इसमें नहीं लेके आता हूँ। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारा तुरंत ही वीडियो को लाइक शेयर कर दें और फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, फ्री हैं। आज के ज़माने में फ्री क्लासेस कौन देता है, तो आप ज़रूर देखें, समय निकालें। समय निकालने का मकसद ये है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि क्या होता है 10-15 मिनट ना आपके जीवन के ना बहुत सारी अच्छे साल ला सकते हैं। तो फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है फेसबुक या यूट्यूब पर थोड़ा सा समय आप पढ़ाई में देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।